डिलीजेंट स्टडी एसीके में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दी थी नोमैडिक एम्पायर्स के बारे में, चैप्टर 5 एनसीईआरटी का, कि नोमैडिक एम्पायर का मतलब क्या होता है, और चिंगेज़ खान का एक छोटा सा कंपैरिजन किया था मैंने कुछ रूलर्स के साथ, जैसे कि अलेक्जेंडर, नेपोलियन और जूलियस सीजर। इनके कंपैरिजन में जिंगेज़ खान कितना पॉपुलर था अपने लोगों में, उसके कितने लॉयल थे लोग उसके साथ, ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की थी और ये बताया था कि देखिए जो अचीवमेंट्स इन रूलर्स की थी, नेपोलियन की, अटीला इवन स्टेप्स में था एक और रूलर, अलेक्जेंडर, जूलियस सीजर, नेपोलियन, इनकी अचीवमेंट्स इनके साथ ही ख़त्म हो गई। लेकिन चिंगेज़ खान की जब डेथ हुई तो उसके बाद भी कम से कम 80 साल तक एक्सपेंशन चलती रही। इसके पोते कुबलाई खान का नाम, जैसे हम इसी बुक में पढ़ेंगे, भी इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, कुबलाई खान ने इनफैक्ट चाइना में जाके अपनी एक इंडिपेंडेंट डिनेस्टी, मंगोल डिनेस्टी, पहली डिनेस्टी बनाई थी, अपनी ही एक डिनेस्टी बनाई थी, जिसका वो पहला रूलर था। उस डिनेस्टी का नाम युआन डिनेस्टी करके चाइना में बनाई थी। चाइना में जाके उसने मतलब रूल किया था पूरा का पूरा चाइना। अब चिंगेज़ खान ने अपनी लाइफ टाइम में तो पूरा चाइना नहीं कंकर किया, लेकिन कुबलाई खान ने कुबलाई खान ने बाद में जाके, मतलब इसके बाद में काफ़ी देर तक जो कैंपेन्स चलती रहीं, इवन इस कुबलाई खान इसके ग्रैंडसन थे, तो काफ़ी कैंपेन्स चलती रहीं और अल्टीमेटली चाइना के ऊपर इन्होंने पूरा कंट्रोल कर लिया था। तो अब देखते हैं कि जैसे जब चंगेज़ खान की डेथ हुई तो उसके लॉयल सर्वेंट्स उसके पास थे। उसके इनफैक्ट जब डेथ हुई तो उसकी ग्रेव ऐसी जगह पे बनाई गई जहाँ पे किसी को नहीं पता, जहाँ पे कोई नहीं जानता, आज भी नहीं जानते इवन लोग, कि उसकी एग्जैक्ट लोकेशन चंगेज़ खान की कब्र की है कहाँ। क्यों? क्योंकि इसके लॉयल लोगों ने, क्योंकि ये बिलीव था कि हमारा जो मतलब एक तरह से चीफ है, वो पीस पसंद करता है, वो शांति में रहना पसंद करता है, तो उसकी कब्र के आसपास कोई नहीं आना चाहिए, उसको कोई ना डिस्टर्ब करे, मरने के बाद उसको कोई ना डिस्टर्ब करे। तो वो सारा का सारा एरिया उन्होंने सील कर दिया था और कई हज़ार माइल एरिया उसके आगे पीछे का सील कर दिया था। जो भी वहाँ जाता था उसको या तो मार देते थे या पनिश करते थे, किसी को जाना अलाउड ही नहीं था, किसी को पता ही नहीं चलने दिया इन लोगों ने। जो जिन्होंने सील भी किया था उनको भी मार दिया कि किसी भी तरह से ये चीज़ लीक ना हो जाए कि चिंगेज़ खान की कब्र एग्जैक्टली है कहाँ। हमारे पास मंगोल्स के बड़े ही, क्योंकि ये नोमैड्स थे, खाना बदोश थे, तो इनकी जो रिटन रिकॉर्ड्स हैं, आप कह लीजिए, हमारे पास इनका प्राइमरी सोर्सेज जो हैं वो बहुत कम है। जो प्राइमरी सोर्सेज है हमारे पास है ही नहीं। जो लिमिटेड है उसके हिसाब से अगर आप देखें तो तेमुजिन, यानी कि चिंगेज़ खान का बर्थ हुआ था कहीं 1162 अप्रॉक्सीमेटली, वहाँ पे इसी ईयर में, कहीं इसी के आसपास कहीं हुआ था। हमें एग्जैक्ट ईयर भी नहीं पता कि चिंगेज़ खान का बर्थ कब हुआ था। इसका नाम तेमुजिन क्यों पड़ा ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो तेमुजिन के फादर की जब डेथ हुई थी, उसको छोड़ना पड़ा था, अपना कबीला छोड़ना पड़ा था, अपना ट्राइब छोड़ना पड़ा था, और इसको जाना पड़ा था दूसरे मतलब इसको जंगल में रह के अपना चाइल्डहुड निकालना पड़ा था। स्लेवरी में कुछ साल इसको निकालने पड़े, फिर वहाँ से निकल के भाग कर किसी तरह से आया। कुछ लोगों ने इसके, मतलब इनके पास कम से कम 9 घोड़े थे, तो 9 घोड़े किसी ने मतलब जैसे चुरा लिए, तो 9 में से 8 को रिकवर किया इसने। इसी तरीके के इसके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस थे जो कि थोड़े, और हर रोज़ मतलब इन लोगों को खाने की बड़ी दिक्कत होती थी। खाना खाने के लिए इनको बड़ा मतलब मेहनत करनी पड़ती थी कि हंट करेंगे तो कुछ खाना मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इनका बड़ा मतलब बड़ा ही टफ चल रहा था सारा। तो इन तकलीफ़ों से निकल के इन एक्सपीरियंसेस ने तेमुजिन को इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया कि आगे जाके ये बंदा इतना दूरदर्शिता इसमें आई, इतनी इसमें कह सकते हैं कि ये इतना दूरदर्शी हुआ, इतनी दूर की सोचने वाला हुआ कि इसको पता था कि मैं ये पॉलिसीज़ करूँगा, जो भी इसने, जो हम डिस्कस भी करेंगे, कि ऐसी-ऐसी पॉलिसीज़ को फ़ॉलो करने से या ऐसे-ऐसे काम करने से मेरे जो अंडर लोग हैं वो मेरे लॉयल रहेंगे, मेरे बाद तक मेरी फैमिली के लॉयल रहेंगे। तो ये इसके अंदर एक क्वालिटी डेवलप हुई थी। सबसे पहले इसने, चिंगेज़ खान ने क्या किया, 3 पॉलिसीज़ हमें मेन जो मिलती हैं, ठीक है? जो इसकी प्राइमरी सोर्स था उससे जो हमें मिलती है, सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल्स करके एक है बुक, जो उसका काफ़ी ज़िक्र किया जाता है, जो कि प्राइमरी सोर्स माना जाता है मंगोल्स के ऊपर, मंगोल चिंगेज़ खान के अचीवमेंट्स और कैंपेन्स के ऊपर भी। तो उसमें ये मेंशन किया हुआ है कि 3 पॉलिसीज़ थी ये मेन, जो चिंगेज़ खान फ़ॉलो करता था। आप मेरी बुलेट पॉइंट 2 देखिए।
खुदा टाई ऑफ मैरिज, मतलब या तो आप किसी स्ट्रॉन्ग कबीले से या किसी क्लैन के चीफटेन से उस चीफटेन की बेटी से शादी कर लो, ठीक है? या अपनी बेटी को किसी ऐसे कबीले में या किसी ऐसे ट्राइब में उसकी मैरिज कर दो जिससे आपको खतरा हो। तो इससे क्या होता है कि जो आपका एक एनिमी जो ट्राइब आपका एनिमी बन सकता है, ठीक है? वो आपका रिलेटिव हो गया, और रिलेटिव होने का मतलब होता है जब आपको ज़रूरत पड़ेगी, जब भी कोई आप वॉर पे जाओगे या कुछ करोगे, तो आपका वो रिलेटिव या वो आपकी जो अलायंस बनी है थ्रू मैरिज, ठीक है? शादी की वजह से जो आपकी अलायंस बनी है, जो एक दूसरे कबीले के साथ आपकी दोस्ती हुई है, वो आपको हेल्प करेगा। तो ये एक पहली इसकी पॉलिसी थी, टाई ऑफ मैरिज, या खुद शादी कर लो या अपनी बेटी को शादी में किसी की मतलब वाइफ बना के दूसरे कबीले में भेज दो। दूसरी थी अंडर टाई ऑफ स्वॉर्न ब्रदरहुड, मतलब इनका ये एक रिवाज होता था कि एक ना कोई एक गिफ्ट, बहुत अच्छा सा गिफ्ट लेके जाते थे, और एक मतलब जो इनका जो एक किसी क्लैन का चीफ होगा या ट्राइब में होगा, जो भी स्ट्रॉन्ग होगा चीफ, उसके पास ले जाते थे एक अच्छा सा गिफ्ट, अगर उसको पसंद आएगा, और और उसके आगे प्रस्ताव रखते थे कि आप और हम मतलब एक दूसरे के मतलब मददगार साबित, हम एक दूसरे की मदद वाले, या भाई की तरह रहें, या भाई की तरह एक दूसरे की मदद करें। तो या अगर तो वो गिफ्ट उसको पसंद आ जाएगा, जिस स्ट्रॉन्ग चीफ को आपने दिया है, जिसको आपने दिया, और वो एक्सेप्ट कर लेता है, तो आप उसके अंड हो गए। ये जो है, नहीं तो नहीं के केसेस हमने नहीं देखे पड़े अभी इसमें, हमें नहीं मिले। बट ये एक तरीका था कि दूसरे अलायंस के साथ बेसिकली दोस्ती कर लो, ठीक है? टाई ऑफ स्वॉन ब्रदरहुड मीन्स दोस्ती कर लो। ये जो आपका पहला वाला किरायत ट्राइब है, जिसमें अलायंस विद पावरफुल, जो मेरा पहला पॉइंट है, अलायंस विद पावरफुल किरायत ट्राइब। जो किरायत ट्राइब का चीफ था, वो तेमुजिन के फादर का अंड था, मतलब उसके साथ इनका कहीं गिफ्ट एक्सचेंज हुआ था, और वहाँ पे इन लोगों ने कहीं कस्में वस्में खाई थी कि हाँ, हम एक दूसरे की मदद करेंगे। तो तेमुजिन सबसे पहले किरायत ट्राइब में गया। तोगरुल या ओंग खान जैसे दो तरह के नाम इसके हैं जो बुक्स में पढ़ते हैं हम। तो तोगरुल या ओंग खान जो उसका चीफ था, उसने इस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया कि हाँ, तेमुजिन का फादर मेरा फ्रेंड था, तो मैं तेमुजिन की हेल्प करूँ। तो वो अलायंस उसने रिस्टोर कर ली, मतलब अलायंस किरायत ट्राइब के साथ फिर से बन गई, ठीक है? तो तेमुजिन के फादर का किरायत ट्राइब का जो चीफ था, वो उसका अंड था। सेकंड पॉइंट जो है ये, अंड, ठीक है? तीसरा जो है नुकौर टाई ऑफ फ्रेंडशिप, इस पे मैंने आपको एक छोटा सा नोट दिया है अगली स्लाइड में, तब मैं इसको डिस्कस करती हूँ। ये तीसरी इसकी ये थी पॉलिसी। अब देखिए, इन तीन पॉलिसीज को फॉलो करके तेमुजिन को या चंगेज़ खान को ये कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ, जिन जिन के साथ मैंने ये किया है, कम से कम वो तो मेरे लॉयल हैं। उनके ऊपर उनको कॉन्फिडेंस आ गया, उसने काफ़ी लोगों का कॉन्फिडेंस गेन कर लिया कि हाँ, ठीक है, ये तो मेरे कम से कम लॉयल रहेंगे, ये मेरे वफादार रहेंगे। जब भी मुझे किसी जंग पे जाना होगा, या कोई बड़ी कैंपेन लॉन्च करनी होगी, या मैं कभी भी दुश्मनों के साथ फंसूंगा, जैसे इसका पहला एम तो था कि भैया चाइना पे सेटल्ड कम्युनिटीज़ है, बहुत फ़ायदा होगा इससे। तो पहला माइंड में तो इसके चंगेज़ खान का था कि चलो, चाइना के पास बड़े रिसोर्सेज हैं, यहाँ पे अटैक करना है। तो इसके दिमाग में था कि कभी भी मैं कभी बड़ा कैंपेन करूँगा, मेरे पास काफ़ी सारी लॉयल लोग होंगे, काफ़ी सारे लॉयल सबॉर्डिनेट्स मेरे रेडी रहें। तो पहले तो इसने ये पॉलिसीज़ फॉलो करके अपनी अलायंस को स्ट्रॉन्ग किया, अपने आगे पीछे अपनी बेस को स्ट्रॉन्ग किया, खूब सारी फ़ौज के लिए, मतलब फ़ौज मेरे पास हो, इसका इसका इंतज़ाम किया, ठीक है? फिर उसके बाद एक नया, अच्छा, जिस पे वो भरोसा कर, अच्छा, उसके बाद नायमान्स क्या थे? एक आगे मतलब मंगोलियन ट्राइब ही था, आपको पता है। इनके साथ इसकी थोड़ी सी, मतलब इनके साथ इसकी वॉर हुई। अब नायमान्स के ऊपर चंगेज़ खान ने जीत हासिल की, और इससे वो मंगोलिया में उसको काफ़ी, मतलब नायमान्स के ऊपर जब जीत हासिल की, तो चंगेज़ खान काफ़ी पॉपुलर भी हो गया कि अरे, ये तो बड़ा मतलब ठीक ठाक है फाइट करके, मतलब काफ़ी लोगों को अपने अंडर, मतलब ट्राइब्स को, पावरफुल है, शायद ये पावरफुल है। अब वहाँ पे ट्राइब्स में ये बहुत होता था कि ये पावरफुल है, तो इसको सुनना है, इसके अंडर काम करना है। अगर आप में पावर नहीं है, अगर आप अपने आप को प्रूव नहीं कर सकते, तो नोबडी इज़ गोइंग टू बॉदर यू, आपको कोई बॉदर ही नहीं करेगा, आप जहाँ मर्जी जाओ,
आप जो मर्ज़ी करो, आपको कुछ कोई नहीं पूछेगा। तो नायमन्स के ऊपर, नायमन्स एक आपको मैंने शुरू की स्लाइड में बताया था एक ट्राइब है, तो नायमन्स के ऊपर जब इसने अपनी वॉर जीती तब इसको काफ़ी ये फ़ेमस भी होने लगा, तेमुजिन फ़ेमस होने लगा। अब नायमन्स में एक कमी, एक सबसे बड़ी कमी ये थी जिसका फ़ायदा तेमुजिन उठा गया और तेमुजिन जीत गया, ठीक है? नायमन्स की कमी ये थी कि देखो, नायमन्स का जो चीफ़ था, उसके मिलिट्री जनरल्स या उसके सबॉर्डिनेट उसको क्वेश्चन कर सकते थे कि भाई तुमने ये पॉलिसी क्यों फ़ॉलो की या तुम ये पॉलिसी क्यों फ़ॉलो कर रहे हो? मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, जब तेमुजिन की और नायमन्स की लड़ाई चल रही थी, इन लोगों के आपस में लड़ाई चल रही थी, वॉर चल रही थी, नायमन चीफ़ का एक प्रस्ताव था कि हम क्या करेंगे, हम चंगेज़ खान की आर्मी को ना ये दिखाएँगे कि हम पीछे जा रहे हैं, बैक जा रहे हैं और किसी एक जगह उनको फँसा के घेर के मार देंगे। पर उस इनिशियली हम तेमुजिन को ये बताएँगे कि भई हम तो पीछे जा रहे हैं, हम तो हार मान के पीछे जा रहे हैं, जैसे झूठ में, ठीक है? इस पे जो नायमन चीफ के सबॉर्डिनेट्स थे या मिलिट्री जनरल्स थे, उन्होंने तो उसको सुना ही नहीं, उसकी इस पॉलिसी पे उसकी इस टैक्टिक पे क्वेश्चन कर दिया कि आपके फादर ने तो कभी पीठ नहीं दिखाई थी, अगर आपको लड़ाई से डर लगता है, तो आप जाके टेंट में बैठो अपनी वाइफ के साथ। अब इस तरह की बातें सुनने के बाद ज़ाहिर-सी बात है नायमन चीफ को अपने सबॉर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग काम करना पड़ा। अपनी ये जो प्लान था उसको डिसमिस करना पड़ा और इस प्लान को डिसमिस करने की वजह से ही तेमुजिन ने इन लोगों के ऊपर अटैक करके इनको मतलब हरा दिया, अच्छे से हरा दिया। ऑन द कॉन्ट्ररी मैं कहती हूँ बिल्कुल उसके उल्टा, तेमुजिन की जो आर्मी थी, जो चंगेज़ खान की आर्मी थी, उनको इतना भरोसा था तेमुजिन पे, मतलब वो कभी क्वेश्चन ही नहीं करते थे। कहते हैं कि मंगोल्स का जो मिलिट्री डिसिप्लिन था, वही मंगोल्स का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। एक तो उनकी वो बहुत फास्ट थे, हॉर्स बैक पे बो एंड एरो लेके चला देते थे। उनको वो बहुत फास्ट उनको करना आता था, तरीका आता था। दूसरा उनका मिलिट्री डिसिप्लिन, चीफ ने जो कह दिया उसको मानना है, नो क्वेश्चंस, कुछ को सवाल नहीं पूछते थे उसको। नाइमन्स को इसी चीज़ का नुकसान हुआ और वो बड़ी आसानी से हार गए। इसी दौरान 1206 में हम जानते हैं क्वारलताई एक ऑर्गेनाइज हुई जिसमें काफ़ी मंगोल चीफ्स आए, ठीक है? क्वारलताई असेंबली ऑफ द लीडर्स, अच्छा इसमें वो टर्म मैंने नहीं लिखी है लेकिन वो आपकी एनसीईआरटी बुक में ऑलरेडी गिवन है, ठीक है? तो ये आप देखना कि क्वारलताई में तेमुजिन को तेमुजिन को यूनिवर्सल रूलर या खान की उपाधि दी गई। खान का मतलब हुआ यूनिवर्सल रूलर, द ओशनिक खान, मतलब एक बहुत ही इज्जत की बात थी ये तेमुजिन के लिए। अब ये देखिए, मैंने आपको कहा था ये जो थर्ड पॉलिसी है ना इसकी, टाई ऑफ फ्रेंडशिप, नो कॉर, इसका मतलब बेसिकली होता है कि एक कबीला तो बहुत बड़ा है, कबीले का मतलब आप समझ लो 40-50 फैमिलीज हैं, ठीक है? उन 40-50 फैमिलीज में से अगर मान लो कोई एक वॉरियर बहुत अच्छा है, केपेबल है, ठीक है, तो वो अपने अंडर कुछ और सोल्जर्स को ट्रेन करके रख सकता है, ठीक है? कुछ उसकी अपनी इंडिपेंडेंट फॉलोइंग आ सकती है और उससे ये होता है कि जो ट्राइब का जो चीफ होगा वो उसको अलाउ तो कर देगा कि अच्छा ठीक है, तुम ये सब उनको ट्रेन करो, अपने अंडर भी कुछ सोल्जर्स ट्रेन करके रखो, लेकिन जब मुझे ज़रूरत होगी तुम वो सारे सोल्जर्स लेके, वो सारी फॉलोइंग लेके तुम मेरी तरफ से लड़ोगे। तो वो एक हो गया नो कॉल। तो वो जो मिलिट्री जनरल होगा वो उसको अपने आप को रिकॉग्नाइज़ करेगा कि हाँ, मैं आपके अंडर हूँ, मैं आपके लिए ही काम करता हूँ, बस क्योंकि मैं बड़ा टैलेंटेड हूँ, मैं अपनी इंडिपेंडेंट फॉलोइंग रख सकता हूँ, मुझे उसकी आप परमिशन दे दो, मैं उनको अच्छे से ट्रेन करके रखूँगा, जब आपको ज़रूरत होगी मैं आ जाऊँगा। और कुछ केसेस में ये भी होता है कि भई इस तरह के वॉरियर्स जो होते हैं वो मतलब अलग हो जाएँ या कुछ हो जाएँ। बट नौकौर का मतलब ये होता है कि भई एक आपकी ना एक तरीके से एक बॉन्ड बन के, एक तरह से आप अपने चीफ़ को रिकॉग्नाइज़ करते हो कि भई आप मेरे चीफ़ हो और मैं आप ही के लिए काम करूँगा। एक लॉयल्टी का वाला बॉन्ड हो जाता है, ठीक है? तो ये होती है चीज़। जैसे तो तेमुजिन ने इस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया, लोगों को परमिशन भी दी कि हाँ, तुम अपनी इंडिपेंडेंट फॉलोइंग बनाओ, लेकिन रहोगे तुम मेरे ही अंडर, नौकर रहोगे, मतलब मेरे वैसल रहोगे। ये वैसल जो टर्म है मैंने यूज़ तो कर दिया अभी, लेकिन ये है बेसिकली चैप्टर 6 फ्यूडल सिस्टम में हम यूज़ करेंगे कि तुम मेरे अंडर हो, तुम मेरे बिहाफ पे तुम अपने अंडर कुछ मिलिट्री जनरल्स को या मतलब सोल्जर्स को ट्रेन कर रहे हो, पर हो तुम मेरे अंडर। जब मुझे ज़रूरत होगी तब तुम आ जाओगे, मतलब मेरी हेल्प करने के लिए तुम आ जाओगे, ठीक है? अब इन सब छोटे-मोटे कबीलों को करके, नायमन्स तो एक एग्ज़ाम्पल था, बाकी छोटे-मोटे कबीलों को कंकर करके चंगेज़ खान ने क्या किया था,
अपना कंसर्न चाइना की तरफ किया। अब चाइना में देखो आप, नॉर्थ में नॉर्थ साउथ और नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में एक डिनेस्टी थी सीसिया करके, पहले पॉइंट में मैंने दिया हुआ है, जिनका तिब्बतियन ओरिजिन था। उनके कैंपेन में सबसे पहले तो अटैक वहाँ पे किया 1205 से 1210 तक। और इसमें क्या हुआ, मंगोल्स ने बहुत मेहनत की। मतलब कई इनको मतलब कई जगह ये बहुत फंसे। जैसे इनको ना ये नहीं आता था कि किले किले के अंदर से अगर कोई अटैक कर रहा है तो उससे कैसे लड़ना है। तो बड़ी सारी इनको प्रॉब्लम्स आई, बड़ी सारे नए नए तरीके इनको इजाद करने पड़े लड़ाई के ऑन द स्पॉट, कि भाई ये चाइना के ये लोग तो ऐसे लड़ रहे हैं तो इसका क्या जवाब दें। तो लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने बड़े बहुत फंसे इस लड़ाई में, लेकिन हार नहीं मानी और बड़ी कोशिश की, काफ़ी कोशिश की। तो अल्टीमेटली सीसिया का जो रूलर था, उसको ये समझ आ गई कि मंगोल्स बड़ी आसानी से हार तो नहीं मानने वाले। तो बेहतर है, अपनी बेहतरी इसमें है कि खुद जाके चंगेज़ खान के आगे जाके अपने आप को सबमिट कर दो कि भाई मैं हार मानता हूँ, आप जो चाहते हो आप आसानी से बड़े पीसफुल तरीके से हमसे ले जाओ और हमें बख्श दो। तो चंगेज़ खान, हालांकि चाइना में काफ़ी देर तक चलती थी, लॉन्गेस्ट कैंपेन है ये मंगोलियन एम्पायर का। पर चंगेज़ खान उस वक्त लौट गया अपने बाकी सबॉर्डिनेट्स के हाथ में, बाकी की कैंपेन्स कैरी ऑन करने के लिए उनको छोड़ गया और खुद वहाँ से हट गया। उसके बाद एक साउथ चाइना में सुंग डिनेस्टी थी, नॉर्थ चिन डिनेस्टी। अभी चिन डिनेस्टी थी जो थी, ये बाद में इनका जो ट्राइबल ओरिजिन था ये मंचूरिया से था। अब बाद में कहीं मंचूरिया के यही चिन डिनेस्टी, एक बार तो ये मोगल्स इनको हरा देंगे, हटा देंगे। बाद में ये चिन डिनेस्टी फिर से आएगी चाइना में, इनकी क्विंग डिनेस्टी। एक बार अगर जिसने चाइनीज़ हिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि क्विंग डिनेस्टी करके भी एक बहुत मतलब जो है एक इम्पॉर्टेंट डिनेस्टी है चाइनीज़ हिस्ट्री में। तो वो जो है उसका बेस यही चिन डिनेस्टी के लोग होंगे, यही मंचूरिया से उठ के आएंगे। इन्हीं की अपनी एक डिनेस्टी फिर से आएगी चाइना में काफ़ी सालों बाद, सेंचुरीज बाद में। ठीक है, सीसिया के रूलर ने तो सबमिट कर दिया, वहाँ से ये वापस आ गया। नॉर्दर्न कोरिया में जहाँ चिन डिनेस्टी का रूल था, वहाँ पे असॉल्ट्स होते रहे खान की डेथ तक। वो तो सब आगे तक ही, बहुत आगे तक इनका स्ट्रगल चाइना में रहा। चाइना तो जगह भी बहुत बड़ी है। अब देखो आप यहाँ पे सेकंड पॉइंट देखो। ठीक है, टू द वेस्ट ऑफ चाइना वॉज ओएगुर। ओएगुर का आपने बहुत नाम सुना होगा, अभी रिसेंटली न्यूज़ में भी, जैसे चाइना में ओएगुर कम्युनिटी है, उसको मुस्लिम कम्युनिटी है। अब आपको ये जान के हैरानी होगी कि ओएगुर बेसिकली मुस्लिम्स नहीं थे। एक तो इनका टर्किश ओरिजिन था, वहाँ से निकल के आए और यहाँ पे पहले तो एज अ नोमैड रहते थे, फिर उसके बाद सेटल हुए, एक जगह सेटल हुए, इनकी अपनी एक कैपिटल हुई, यही स्टेप्स में ग्रासलैंड्स में ही आए और यहीं पे सेटल हुए। और अपनी इनकी ग्रेजुअली जब सेटल हुए तो इनकी अपनी एक कैपिटल भी बनी, इनका अपना एक आर्ट भी बना, अल्फ़ाबेट, लिटरेचर और बहुत ही। अब क्योंकि सेटल हुए हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम तो ऑटोमेटिकली आएगा, तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी डेवलप हुआ इनका। कुछ क्रिश्चियंस थे, कुछ बुद्धिस्ट थे। इनकी जो जो ये इस्लाम में कन्वर्जन वाला जो दौर था, ये बड़े सालों बाद हुआ था। ये इनिशियली मुस्लिम्स नहीं थे, और वो भी जो इस्लाम में कन्वर्ट हुए थे वो कहीं चाइना के साथ ही इनका मतलब कुछ मतभेद चल रहा था, उसी के रिएक्शन में इन लोगों ने इस्लाम को एक्सेप्ट किया एज अ रिलीजन। पर वो भी बहुत बात की बात है। अब ये जो उइगुर कम्युनिटी थी, इन्होंने तो बड़े पीसफुली जाके चंगेज़ खान को कह दिया कि भाई हम लोग लड़ाई नहीं चाहते। तो बड़े पीसफुल तरीके से इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि चंगेज़ खान इज़ द लॉर्ड। ठीक है, चंगेज़ खान ने भी यहाँ पे कोई परेशान इन लोगों को नहीं किया। जो लोग आसानी से सबमिट करते थे उनको चंगेज़ खान छोड़ देता था, वहाँ बहुत पीसफुल तरीके से रहता था। लेकिन जिन्होंने आंसर करने की कोशिश की चंगेज़ खान को, कहीं मतलब कहते हैं कि लड़ाई के लिए जो डट के खड़े हो गए, फिर चंगेज़ खान ने उनको छोड़ा नहीं। वो तो वो तो पूरी आप हिस्ट्री के जितने रिकॉर्ड्स हमें अवेलेबल हैं, लिमिटेड रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं, वो तो कहते ही हैं कि उनको इसने छोड़ा नहीं। ठीक है, जो टेक्नोलॉजी, हालांकि हाँ, अब उइगुर को हमने यहाँ जिक्र इसलिए किया क्योंकि उइगुर के पास अपनी कुछ इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट्स थी, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो गया, लिटरेचर हो गया, आर्ट हो गया, अल्फ़ाबेट हो गया। लेकिन वो खुद भी टेक्निकली कारा खिते के लोगों पे डिपेंड करते थे। अब मैंने इन दो कम्युनिटीज़ का जिक्र क्यों किया यहाँ पे, इसका जिक्र यूँ किया है, जो चंगेज़ खान अलग अलग कम्युनिटीज़ पे
को कंट्रोल करता था या मतलब जो आप कहते हैं अटैक करता था, वहाँ ये क्या करता था ट्राइब्स में या सेटल्ड कम्युनिटीज़ में, वहाँ पे ये क्या करता था, देखता था टैलेंटेड क्लास कौन सी है। जैसे इंजीनियर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, आर्टिस्ट हो गए, या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जैसे उइगुर्स का बड़ा माना हुआ था। तो इन अलग अलग एरिया से, अलग अलग कम्युनिटी से ये बेस्ट क्या ले सकता है, और वो बेस्ट क्या हो सकता है जो ये अपने मंगोलियन ट्राइब में, ट्राइबल लोगों में मतलब अपने मतलब लेके इम्प्लीमेंट कर सके, उसको फॉलो कर सके। ये बेस्ट मतलब ये बेस्ट पॉसिबल जो उनकी जो बेस्ट होती थी ना अलग अलग कम्युनिटीज़ की, ये वो उन चीज़ों को अपने ट्राइब में फॉलो करने की पूरी कोशिश करता था। टेक्निकली ये बैकवर्ड थे, तो टेक्नोलॉजी के लिए कौन सी कम्युनिटी है जो टेक्निकली बड़ी एडवांस्ड है, वहाँ पे उस कम्युनिटी उस एरिया को या उस कम्युनिटी पे अटैक करो, उनके टैलेंटेड लोगों को लो, अपने साथ मिलाओ, और उनसे फिर अपने काम करवाओ। जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स हैं या इंजीनियर्स हैं, अटैक किया कम्युनिटी पे, टैलेंटेड डॉक्टर्स इंजीनियर्स ले लिए, अब उनसे अपने अगले कैंपेन के लिए काम में लाएंगे उनको, या उनको मतलब बेसिकली उनको काम में लाएंगे। ठीक है। तो तो उइगुर कम्युनिटी से इन्होंने ये लिया कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या है, आर्ट जैसी चीज़ें। उसके बाद क्योंकि उइगुर टेक्निकली कारा खिताई पे डिपेंडेंट है, तो इनका अगला कैंपेन कहाँ हुआ, कारा खिताई पे हुआ। तो कारा खिताई की इंट्रोडक्शन में आप बस ये देखो कि बेसिकली वो भी डिसेंडेंट्स थे नोमैडिक मंगोल मंगोल ग्रुप के, लेकिन उन्होंने एक जगह टेक के अपना एक मतलब एक सेटल्ड कम्युनिटी बन गई थी, एक छोटा सा अपना मतलब एरिया ले लिया था। अब छोटा-सा तो नहीं, मतलब अपना एक एरिया ले लिया था जिसको वो कंट्रोल करते थे। अब ये सेटल थे। बेस इनकी नोमैडिक मंगोल की थी, नोमैड्स थे ये, लेकिन अब ये एक सेटल थे। अब ये बाय द वे ये वो नोमैडिक मंगोल भी थे जिन्होंने पहले जाके चाइना पे रूल किया, नॉर्दर्न चाइना, जहाँ पे आपकी चिन डायनेस्टी रूल कर रही थी। ठीक है? जैसे पिछली स्लाइड में है कि नॉर्दर्न जहाँ पे चिन डायनेस्टी रूल करी थी, पहले वहाँ जाके इन्होंने रूल किया, वहाँ से चिन डायनेस्टी के लोगों ने उनको खदेड़ा, तो इन्होंने कारा खिताई वाले एरिया में आके फिर अपना मतलब रूल शुरू किया, वहाँ पे आके सेटल होना शुरू किया, रूल करना शुरू किया। तो ये वो लोग थे। अब कारा खिताई का जो केस है वो मैं अब कारा खिताई में आके बेसिकली इनके ये लोग खुद तो क्या थे, ये खुद तो इस्लाम उनके फॉलोअर्स नहीं थे, ये खुद तो मुस्लिम्स नहीं थे, लेकिन कारा खिताई के एरिया में मेजॉरिटी मुस्लिम्स की थी। बट इनकी रिलीजियस टॉलरेंस इतनी थी, इनको था कि जो मर्जी सब्जेक्ट्स हो, जो मर्जी इनके अंदर मतलब इनके जो कहते हैं ना लोग हैं जिन पे ये रूल कर रहे हैं, अगर वो मुस्लिम हैं तो वो जो मर्जी रिलीजन फॉलो करें, इन्होंने उनके साथ इंटरफेयर नहीं किया, लेकिन अपना रूल उस एरिया में बना दिया। अब कारा खिताई में एक बार क्या हुआ, अब नायमन्स के साथ मैंने आपको बताया था कि इसने नायमन्स को हरा दिया। नायमन का कोई प्रिंस काराखिताई में आया। काराखिताई में जो रूलर उस वक़्त था, ठीक है, उसने नायमन प्रिंस को आने दिया, क्योंकि उसको थोड़ा-सा डर मंगोल्स का भी था कि भई मंगोल रेड्स हो रही हैं, पता नहीं नायमन्स को भी हरा दिया, क्या हुआ? उसने ख़ैर नायमन प्रिंस को अपने साथ मतलब शेल्टर दी। नायमन प्रिंस के साथ ही अपनी बेटी की शादी की। कि मेरा मतलब नायमन प्रिंस के इससे मतलब मेरा हो सकता है, मेरा जो ये है रूल है कारा खिताई में, या मेरा जो पावर है वो थोड़ी सी, मैं थोड़ा और पावरफुल हो जाऊँ नायमन प्रिंस के साथ रिलेशन, मतलब एक अलायंस करके एक तरीके से नायमन्स के साथ। लेकिन इस प्रिंस ने क्या किया, अपने इसी रूलर को, कारा खिताई के इस रूलर को मार दिया। और एक बार इस रूलर को मारने के बाद जिसकी बेटी से शादी की, उसी के फादर को मार दिया, कारा खिताई के रूलर को ही मार दिया। और उसकी जो इस्लाम, ये जो पॉपुलेशन थी, मुस्लिम पॉपुलेशन थी, उसके अगेंस्ट इतनी एंटी इस्लामिक पॉलिसीज़ बनाई, इतनी मतलब उनको मतलब एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया मुस्लिम पॉपुलेशन को, कि जो इसके बहुत सारे, जब मंगोल्स ने अटैक किया कारा खिताई पे, तो इंटरनल रिबेलियन ही हो गया था। इंटरनल रिबेलियन मतलब ये इस नायमन प्रिंस से इतने दुखी थी मुस्लिम पॉपुलेशन कि उन्होंने, जब मंगोल्स ने अटैक किया, तो उन्होंने चंगेज़ खान को अपना एक मसीहा समझ के उसको इनवाइट किया। और जब चंगेज़ खान का रूल हुआ, तो इन्होंने अंदर ही अंदर और इसके रूल को वीक करने के लिए रिबेलियन इन्होंने छेड़ दिया, इसके सब्जेक्ट्स ने, ठीक है, मुस्लिम सब्जेक्ट्स ने।
तो कारा खिते भी बड़ी आसानी से चंगेज़ खान के हाथ में आ गया। अब कारा खिते के बाद जो अगला इसका होगा, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैंपेन है, वो है ख्वारिज़्म की। ये मैं डिस्कस करूँगी आपके साथ अगले लेक्चर में। अभी के लिए बस इतना ही। तो कोई भी डाउट अगर हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में डालें, ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसे भी ले सकूँ। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद।